हेलो फ्रेंड, मैं कृष्ण कुमार कृष्णा आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी आज के इस क्लास के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत, विशेषकर आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास के अंतर्गत ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और जब आप ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट हमें समझना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। और सेकंड हम इस बात को भी जानने का प्रयास करेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया है। और फिर दादा भाई नौरोजी के इस कॉन्सेप्ट को आर.सी. दत्त, जी.बी. जोशी, एम.जी. राणा डे, इवन कि गांधी जी भी और बहुत सारे राष्ट्रवादी जो नेता हैं और राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी इसका समर्थन किया था। क्योंकि बाद में रजनीकांत दत्त ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को उपनिवेशवाद के तीनों चरणों में किस प्रकार से ड्रेन ऑफ वेल्थ भारत से हो रहा है, उसको रजनीकांत दत्त ने दिखाने का प्रयास किया था। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ। सेकंड कि इसके अंतर्गत हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है या इसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा। और थर्ड हम इसके लिमिटेशंस को भी देखने का प्रयास करेंगे। और लास्टली हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे। यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो उस कंसेप्ट के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण आयाम होता है। एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा उसका स्ट्रक्चर, उस कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरा चूंकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि इस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस क्या हैं। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट डू मीन बाय ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो जब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, इसका एकदम बहुत सिंपल मतलब है ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन अंडर ब्रिटिश रूल। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने एक आर्टिकल लिखा, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, और इसी आर्टिकल में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किया। बाद में उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में आया, उसमें इसको और विस्तारित किया। और फिर आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1902 में आया, उसमें इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को और एक्सपेंड किया। और बाद में हम देखते हैं कि रजनीकांत दत्त, जो कि एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को ब्रिटिश से कॉलोनियल रूल के अंतर्गत कॉलोनियलिज्म के 3 इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस हैं, ट्रेड मोनोपोली, वन साइडेड फ्री ट्रेड एंड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, इन तीनों के अंतर्गत ड्रेन ऑफ वेल्थ किस प्रकार से हो रहा है, उसके टोटल मैकेनिज्म को दिखाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आप ये दादा भाई नौरोजी के कॉन्सेप्ट को आप कि दादा भाई नौरोजी इस कॉन्सेप्ट के संदर्भ में क्या कह रहे हैं, उनका क्या अप्रोच है। तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें कही, उन्होंने कही कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन काल में भारत के फंड, भारत के प्योर कैपिटल, भारत के जीएनपी का एक हिस्सा, जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का एक प्रमुख हिस्सा, जो कि प्योर
कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था भारतीय समाज में, भारतीय सोसाइटी में, उसका कंटिन्यूअस ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, वो कंटिन्यूअस इंडिया से ब्रिटेन को ट्रांसफर हो रहा, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, दैट इज नोन एज ए ड्रेन ऑफ वेल्थ अंडर ब्रिटिश रूल। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात थी दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि इस ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन का क्या इम्पैक्ट हुआ। तो दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं कि इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी और अंडर डेवलपमेंट ड्यू टू दैट ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी इंडिया इसी ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण निरंतर गरीबी से ग्रसित रहा और अविकास की समस्या, अंडर डेवलपमेंट की समस्या इंडिया में लगातार बनी रही। इस चीज़ का समर्थन आरसी दत्त भी करते हैं, जीबी जोशी भी करते हैं, एमजी रानाडे भी करते हैं, रजनी पामदत्त भी करते हैं। तो एक तो सिंपल जब आप इस बात को समझते हैं कि इंडिया से फंड का ट्रांसफ़र या कैपिटल का ट्रांसफ़र किस प्रकार से ब्रिटेन में हो रहा, तो अगर इस होल मैकेनिज्म को समझने का प्रयास आप करें तो आप देखिए कि इंडिया में ब्रिटेन ने कॉलोनियल रूल का इस्टेब्लिशमेंट किया था और ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल है उसके तीन प्रमुख स्टेजेस हैं इंडिया में, राइट। पहला स्टेज है ट्रेड मोनोपोली और मोनोपोली ट्रेड और व्यापारिक एकाधिकार। ये व्यापारिक एकाधिकार का जो स्टेज है ये 1757 टू 1813 के बीच चलता है और इस व्यापारिक एकाधिकार के अंतर्गत ब्रिटेन ने भारत के ट्रेड पर अपना मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लिया था और इस मोनोपोली के कारण भारत से फंड निरंतर ब्रिटेन की ओर ट्रांसफर हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला कि ट्रेड मोनोपोली और व्यापारिक एकाधिकार के क्रम में जो भारत से फंड का ट्रांसफर हो रहा, यानी 1757 टू 1813 के बीच किस प्रकार से भारत से ड्रेन हो रहा है। दूसरा प्रमुख स्टेज है वन साइडेड फ्री ट्रेड जो कि 1813 से शुरू होकर के और 1816 तक जाता है और तीसरा फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का स्टेज जो कि 1816 से 1947 तक भारतीय अर्थव्यवस्था समाज के अंतर्गत रहता है। अब इसके अंतर्गत अगर आपको देखना है कि किस प्रकार से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है तो आप देखिए कि किस प्रकार से प्रत्येक स्टेज में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द होल मैकेनिज्म ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो पहला जब आप देखते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ ट्रेड मोनोपोली के अंतर्गत, व्यापारिक एकाधिकार के अंतर्गत जो मेन ड्रेन ऑफ वेल्थ है या मेन ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कारण है वो देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय ट्रेड पर मोनोपोली स्थापित कर लिया था। इसके पहले अगर आप देखें कि 1757 से पहले वो 1600 में ही भारत में आ चुके हैं, तो 1600 में भी वो भारत से व्यापार कर रहे थे और उन व्यापार के बदले में वो वहाँ से गोल्ड लाते थे, सिल्वर लाते थे, उसके माध्यम से भारतीय व्यापारियों को पेमेंट करते थे। यानी कि फंड का निरंतर ब्रिटेन से इंडिया की ओर ट्रांसफर हो रहा था। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने 1765 में इंडिया में एक तरह से ड्वेल गवर्नमेंट की स्थापना की और उस ड्वेल गवर्नमेंट के बाद लगातार उन्होंने एक तरफ भारतीय ट्रेड पर अपनी मोनोपोली कायम की, तो दूसरी तरफ क्या किया कि भारतीय जो राजस्व है, भारतीय रेवेन्यू जो है, उसका उन्होंने विनियोग किया भारत से वस्तुओं को क्रय करने के लिए और अपनी राजनीतिक सत्ता का उपयोग करके वे कम से कम मूल्य पर भारतीयों से वस्तुओं को खरीदने में सक्षम हुए और इसके कारण अब उनको वहाँ से गोल्ड और सिल्वर लाने की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि वे जो है भारतीय राजस्व प्राप्त धन का उपयोग जो है भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए कर रहे हैं और इसके माध्यम से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व पेमेंट किया गया।
इसके अलावा जो वार का यानी युद्ध का जो एक्सपेंडिचर है, वार एक्सपेंडिचर, वो भी भारतीय राजस्व से किया गया और जिसके कारण भारत से धन का ड्रेन हुआ ब्रिटेन की ओर। दूसरा स्टेज आप देखेंगे कि जो फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है या वन साइडेड फ्री ट्रेड जो कि 1813 से 1860 के बीच हो रहा, इसके अंतर्गत ड्रेन कैसे हो रहा। हालांकि देखो, ड्रेन जिसकी बात हम कर रहे हैं का जो मैकेनिज्म है, जो कि 1765 से इन्होंने जो मैकेनिज्म अपनाया, उसमें बहुत सारे एलिमेंट कंटिन्यूटी में आगे की ओर हैं। लेकिन मेन ड्रेन यहाँ पर क्या हो रहा, क्योंकि दे ट्रांसफॉर्म इंडिया एज ए मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स आफ्टर 1813। यानी 1813 के बाद जो है भारत और ब्रिटेन का जो संबंध है, उस संबंध में मूलभूत परिवर्तन होता है, फंडामेंटल चेंज होता है, क्योंकि उसके पहले वो भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे और उसको ब्रिटेन बेचते थे। लेकिन 1813 से उनका अप्रोच बदल गया और उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन के जो इंडस्ट्री में जो वस्तुएं निर्मित हो रहे थे, उसको लाकर उन्होंने भारत के बाजारों में बेचा, उसके बदले में भारतीयों ने पेमेंट किया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि उन्होंने भारत में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, यानी भारत को एक तरह से कृषि उपनिवेश के रूप में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया और भारत से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो कि कैश क्रॉप भी है और फिर ग्रेन भी है, इन दोनों को उन्होंने ब्रिटेन को ले जाकर के एक्सपोर्ट किया। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने कोई वहाँ से ब्रिटेन से कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं लाया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि भारतीय जो रेवेन्यू है उसका ही उपयोग जो है उन्होंने भारत के कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए किया। तो इसके रूप में भी भारत को कोई पैसा नहीं मिला। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हम लोग ये देख रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनका पेमेंट बढ़ जाता है, उनका पेंशन बढ़ जाता है, युद्ध का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो ये सारा चीज़ जो है इंडियन रेवेन्यू से दिया जाता है। तो इस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है इस चरण में भी हो रहा। 1860 के बाद उन्होंने जो उनकी कॉलोनियल जो रूल थी उसमें एक नया इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसको हम लोग फाइनेंशियल कैपिटलिज्म कहते हैं। इस फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने फाइनेंशियल कैपिटलिज्म के अंतर्गत क्या किया कि ब्रिटेन के जो प्राइवेट सेक्टर में जो पूंजी थे, जो कैपिटल थे, उसका भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उस इन्वेस्टमेंट पर विशेषकर रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उस पर 5% गारंटी दी। तो ये 5% प्रॉफिट गारंटी देने के एवज में भारत से एक तो ड्रेन ऑफ वेल्थ ऐसे हुआ, दूसरा होम चार्जेस जिसका एक्सपेंडिचर ब्रिटेन में किया जाता था उसको भी भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया। तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पब्लिक डेब्ट लिया था ब्रिटेन से, उस पब्लिक डेब्ट को भी भारतीय राजस्व पर डाल दिया गया। इसके अलावा 1860 के बाद जो वार का एक्सपेंडिचर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के जो एक्सपेंडिचर थे वो भी भारतीय राजस्व लिए गए और फिर मैनेजिंग एजेंसियों के द्वारा भी भारतीय जो धन का ब्रिटेन की ओर ट्रांसफर किया गया। तो इस तरह से दादा भाई नौरोजी और अधिकांश राष्ट्रवादी इतिहासकार जो हैं वो उनका अप्रोच है कि ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत निरंतर भारत से ब्रिटिश शासन काल के अंतर्गत निरंतर भारत से धन का, कैपिटल का ड्रेन ब्रिटेन की ओर हुआ और ये जो ड्रेन हुआ ये भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज में गरीबी, ये जो ड्रेन हुआ ये ड्रेन भारतीय अर्थव्यवस्था में समाज में गरीबी एवं अंडर डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी था। तो इस तरह से एक तो हमने देखा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है और उसके मैकेनिज्म क्या है, लेकिन इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो देखिए, लिमिटेशंस के संदर्भ में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स है
ड्रेन ऑफ वेल्थ की कॉन्सेप्ट को, इसका प्रतिपादन थियोडोर मॉरिसन ने किया। और थियोडोर मॉरिसन ने कुछ तर्क दिए हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ के संदर्भ में। पहला कि उसने कहा कि दादाभाई नौरोजी और अदर जो है नेशनलिस्ट हैं, ये कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के अंतर्गत भारत से प्योर कैपिटल का ट्रांसफर हुआ ब्रिटेन की ओर। जो फंड गया उसको एक तो कैपिटल नहीं कहा जा सकता, प्योर कैपिटल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह फंड एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होता ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, थियोडोर मॉरिसन कह रहे हैं कि भारत से जो ड्रेन हुआ तो वो वास्तव में ड्रेन नहीं था, क्योंकि अगर भारत से फंड ब्रिटेन की ओर गया तो उसके एवज में ब्रिटेन ने भारत में एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का डेवलपमेंट किया, जिसके एवज में भारत को पेमेंट तो करना ही था। तीसरा कि भारत में आधुनिकीकरण की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत में ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट किया, कम्युनिकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट किया, भारत में मॉडर्न इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट बाद के दिनों में किया गया, और भारतीय जो कृषि उत्पाद है उसके लिए एक बाजार भी मिला। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ब्रिटेन से भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट जो है विश्व बाजार में जो इंटरेस्ट रेट था उससे कम रेट पर किया गया। तो मॉरिसन कह रहे हैं कि भारत से किसी प्रकार का ड्रेन नहीं हुआ, और जो ड्रेन हुआ भी उसकी एवज में ब्रिटेन ने भारत में डेवलपमेंट किया, और इस तरह वो खारिज करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ की कॉन्सेप्ट को। तो एक तो इसके लिमिटेशंस को देखना है, और लिमिटेशंस को देखने के बाद अंततः निष्कर्ष में आप क्या कहेंगे। तो देखिए, संशोधनवादी जो इतिहासकार हैं वो कह रहे हैं कि रियल में जब ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दादाभाई नौरोजी एक बात उसमें कह रहे हैं कि ड्रेन के अंतर्गत जो भी चीज़ ड्रेन हुआ वो एक तरह से प्योर कैपिटल था, तो उसको प्योर कैपिटल नहीं सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि अगर ब्रिटिश भारत में आते हैं उस समय भारतीय समाज का एक तरह से मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, तो जो भी फंड था उसका डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण भारत में जो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल चाहिए वो कैपिटल की कमी हुई, और इसके कारण भारत एक अंडर डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजरा, और इसके कारण भारत निरंतर ब्रिटिश शासन के काल में पुवर्टी से ग्रसित रहा। और इसलिए यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को इस तरह से हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि यह एक वास्तविकता है जिसने भारत में गरीबी एवं अंडर डेवलपमेंट के प्रोसेस को मजबूत किया, राइट। और इस तरह से आप ड्रेन ऑफ वेल्थ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू।